Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 27 July 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज नो ट्रस्ट मोशन अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट एडमिट इन लोकसभा. अब आप सभी को पता है कि कल यहाँ पर क्या हुआ है, आपका जो मॉनसून सेशन चल रहा है वहां पर जो नो ट्रस्ट मोशन है अपोजिशन पार्टी ने जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में लेकर आए हैं. अब हमने कल इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि नो ट्रस्ट मोशन क्या होता है. इसे हम फ्लोर टेस्ट भी कहते हैं. ओके इसे हम क्या कहते हैं, फ्लोर टेस्ट भी कहते हैं. मतलब कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो वर्किंग गवर्नमेंट है, उन्हें अपनी मेजोरिटी को क्या करना होता है, प्रूव करना होता है. तो अब देखते हैं फर्दर यहाँ पर ये मोशन यहाँ पे पास होता है या नहीं पास होता. अभी इसके द्वारा जो हमारी लोकसभा है उसके द्वारा इसको क्या कर लिया गया है, एडमिट कर लिया गया है. नेक्स्ट हम बात करते हैं साइटिंग FATF सेंटर अर्जेस सुप्रीम कोर्ट टू लेट मिश्रा कंटिन्यू एज अ ED चीफ. अब देखिए यहाँ पर हम ED की बात करते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की. तो इसमें क्या हुआ था, बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही थी, जो अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर थे उनको एक्सटेंशन प्रोवाइड कर रही थी. और उनको कब तक एक्सटेंशन प्रोवाइड किया था, अभी 31 सितंबर तक. मतलब सितंबर तक उन्हें रहने का ये प्रोविजन था कि मतलब उन्हें सितंबर तक किया जाए, रहने दिया जाए. बट सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा केस जाता है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 31 जुलाई तक यहाँ पर क्या करना होगा, जो हमारे इन्फोर्समेंट डायरेक्टर हैं ED साहब जी हैं, उन्हें यहाँ पे अपना जो ऑफिस है उसे अब खाली करके जाना होगा. बट सेंटर ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से ये अर्ज किया है कि जो अभी ED साहब हैं उन्हें थोड़ा सा भी उनका जो टाइम है अभी उसको कंटिन्यू करने दिया जाए. क्यों करने दिया जाए उन्हें, क्योंकि अभी देखिए द लीवे वॉज गिवन बाय द कोर्ट टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द गवर्नमेंट सबमिशन दैट मिस्टर मिश्राज प्रेजेंस वॉज नेसेसरी फॉर द ऑनगोइंग एवोल्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. यहां पर जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसके कुछ एवोल्यूशन चल रहे हैं और ये जो ऑनगोइंग एवोल्यूशन है इसके लिए यहां पर ED की जो प्रेजेंस होना बहुत ज्यादा नेसेसरी हमारे लिए हो जाता है. ठीक है, हमने ED के बारे में देख लिया. अब हम बात करते हैं किसके, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की. ये क्या होता है, अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1989 एट द G7 समिट इन पेरिस. G7 की यहाँ पे समिट होती है पेरिस में, उसके दौरान 1989 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है. इसका गोल क्या है, द FATF's गोल आर टू सेट स्टैंडर्ड्स एंड प्रमोट द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लीगल, रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल मेजर्स टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड द अदर थ्रेट्स टू द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी. तो यहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की जो इंटीग्रिटी है उसमें जो भी थ्रेट्स आपके देखने को मिलते हैं, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस आते हैं, टेररिस्ट फंडिंग यहाँ पर जो होती है, और जो भी आपके अदर थ्रेट्स हैं उन्हें काउंटर करने के लिए, उन्हें बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को ऑर्गेनाइज किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था. ओके, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, मतलब कि ब्लैक मनी को किसी हम दूसरी एक्टिविटी से क्या करने की कोशिश करें, वाइट करने की कोशिश करते हैं, है ना, जो हमने इनलीगल तरीके से पैसा इकट्ठा किया है. टेररिस्ट फंडिंग का मतलब यहाँ पर क्या होता है, आप सभी को पता है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उन्हें जो फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाती है, तो जो स्टेट, जो नेशन यहाँ पर टेररिस्ट फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं, फंडिंग प्रोवाइड करते हैं टेररिस्ट ग्रुप्स को और ऑर्गेनाइजेशंस को, तो उनके ऊपर एक्शन लिए जाते हैं. तो इस तरीके की चीजों को कॉम्बैट करने के लिए क्या होता है, आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को स्टैब्लिश किया जाता है. ओके, यहाँ पर बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ, ये आप लोगों को उससे पूछा जा सकता है. तो द सेक्रेटरी इज बेस्ड ऑन द हेडक्वार्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन डेवलपमेंट इन पेरिस. कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर, पेरिस में. इट हैज 37 मेंबर कंट्रीज. कितने मेंबर इसमें, 37 इसमें मेंबर कंट्रीज हैं. इंडिया भी क्या है, इस ग्रुप का मेंबर है. ओके, आपको इतना यहाँ पे क्लियर होता है. अब हम बात करते हैं, यहाँ पे 37 मेंबर हैं. अब इसकी एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं. द ऑर्गेनाइजेशन कीप ट्रैक्स ऑन इट्स कंट्रीज प्रोग्रेस, मेंबर कंट्रीज प्रोग्रेस इन इंप्लीमेंटिंग रिफॉर्म, इवेल्युएट्स देयर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी टेररिस्ट फाइनेंसिंग मेजर्स. तो यहाँ पर क्या करता है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके जो क्या क्या वो प्रोग्रेस कर रही हैं, क्या क्या रिफॉर्म ला रही हैं, मतलब कि वो जो भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस आ रहे हैं, तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिस्ट फाइनेंसिंग की क्या क्या मेजर्स को यहाँ पर ले रही है, उन सारी चीजों को
इम्प्लीमेंट करना और उसे इवेल्युएट करने का काम होता है। ओके, यहाँ पे क्या है, आपकी एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इट कन्वीन 3 times अ ईयर, ये आपके साल में 3 बार कन्वीन होती है। आफ्टर द September 11 टेररिस्ट अटैक्स ऑन यूनाइटेड नेशन इन 2001, द ऑर्गेनाइजेशन मेड कॉम्बैटिंग टेरर फाइनेंसिंग वन ऑफ इट्स गोल। पहले इसका सिर्फ काम क्या था, मतलब 2001 से आप पहले देखेंगे तो इसका सिर्फ काम ये था कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते थे उस पर ज्यादा ये फोकस करती थी। बट 2001 में क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट में, यूएसए में, आप सभी को पता है, एक टेररिस्ट अटैक होता है। उसके बाद यहाँ पे टेरर को कॉम्बैट करने के लिए इस गोल को भी, जो आपका टेररिस्ट फाइनेंसिंग है, इसको भी क्या किया गया, इसमें इंक्लूड किया गया। अब इसमें क्या होता है, एक्चुअली जो कंट्रीज होती हैं इसके अंदर 2 लिस्ट होती है, एक होती है आपकी ग्रे लिस्ट, दूसरी होती है ब्लैक लिस्ट। तो इसमें एक्चुअली होता ये है कि कंट्रीज को इन लिस्ट के अंदर डाला जाता है कि किस कंट्री में कैसे यहाँ पे केसेस हो रहे हैं, कितने ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हो रहे हैं, यहाँ पर कौन सी कंट्री ज्यादा यहाँ पे जो आपके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है उन्हें यहाँ पे फंड प्रोवाइड कर रही है, उन्हें सपोर्ट कर रही है। तो ऑन दैट बेसिस यहाँ पर जो कंट्रीज होती हैं उन्हें इन लिस्ट में डाला जाता है। अगर कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में आती है, इसका मतलब क्या है कि अभी क्या है, वो सेफ जोन में है, उन्हें यहाँ पर फॉर टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। तो यहाँ पर अगर कोई कंट्री आपकी ग्रे लिस्ट में आती है तो एक तरीके से ये क्या किया जाता है, उनके लिए वार्निंग होती है कि अगर आपने अब यहाँ पर क्या किया, फंडिंग अपनी नहीं रोकी, मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं अगर वो कम नहीं होते हैं और जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है उसको अगर आपने नहीं रोका तो आपको फर्दर किसमें क्या दिया जाएगा, जो ब्लैक लिस्ट है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो ग्रे लिस्ट में जो भी कंट्री आती है उसमें एक तरीके से उनके लिए क्या होती है, वार्निंग होती है। आप लोगों को याद होगा जब कश्मीर में यहाँ पे टेररिस्ट अटैक होते हैं तो इंडिया ने पाकिस्तान को क्या किया था, ग्रे लिस्ट में वो कर दिया था। उसके बाद ये कहा था कि उसे ब्लैक लिस्ट में भी किया जाए। अगर कोई कंट्री ब्लैक लिस्ट में आती है तो उसका मतलब क्या है, द ब्लैक लिस्ट इंक्लूडेड कंट्रीज नोन एज नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेररिस्ट। तो यहां पर अगर कोई कंट्री किस में आती है, आपकी ब्लैक लिस्ट में आती है, तो इसका मतलब क्या है, नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज यहां पर आ जाती हैं। दीज कंट्रीज एड इन फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म एंड लॉन्ड्रिंग ऑफ मनी। मतलब ये एक्चुअली क्या कर रही है, ये जो कंट्रीज हैं ज्यादातर किसको फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रही हैं, आपकी टेररिस्ट एक्टिविटीज को यहाँ पर फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रही हैं। एज ऑफ नाउ ईरान, नॉर्थ कोरिया, म्यांमार क्या है, ये 3 कंट्री लिस्टेड है ब्लैक लिस्ट के अंडर। म्यांमार हैज बीन रिसेंटली एडेड टू लिस्ट ड्यू टू एक्शन बाय मिलिट्री लीडरशिप आफ्टर द 2021 कूप। यहाँ पर 2021 का कूप होता है, मिलिट्री एक्शंस होती है, इसके कारण यहाँ पर म्यांमार को भी क्या किया जाता है, इस लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। FATF अपडेट्स द ब्लैकलिस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, एडिंग एंड रिमूविंग एंट्रीज एज नीडेड। तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई कंट्री अपने आप को इंप्रूव करती है तो ऑन दैट बेसिस ये जो कंट्री अपने आप को क्या करती रहती है, अपडेट करती रहती है, चेंज करती रहती है। Jordan, Syria, Turkey are currently among the few nations on a high risk jurisdictions और blacklist respectively। तो यहाँ पर क्या है, मतलब कि जो जॉर्डन, सीरिया और टर्की की आप बात करते हैं, ये कुछ नेशंस हैं आपके अभी जहाँ पर हाई रिस्क ज्यूरिडिक्शन है कि ये क्या कर सकते हैं, ब्लैक लिस्ट में आपकी आ सकती है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर FATF से रिलेटेड सारी चीजें अब क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा कल का क्वेश्चन था, द क्रॉप इज अ सबट्रॉपिकल इन नेचर, अ हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजूरियस टू इट, इट रिक्वायर्स at least 210 frost-free days and 50 to 100 centimeter of rainfall for its growth. A light, well-drained soil capable for retaining moisture is ideally suited for the cultivation of the crop. Which of the following is that crop? यहाँ पर क्या हुआ था, आप इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, आपके पास ऑप्शन क्या क्या थे, कॉटन, जूट, शुगर केन एंड टी। ये आपको ऑप्शन दिए गए थे और ये कुछ क्रॉप्स हैं, है ना, ये क्रॉप्स के क्या है, आपके नेम है और उनकी क्या बताई गई, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं कि मतलब वो क्रॉप कैसी है, सब ट्रॉपिकल इन नेचर है। ये क्या है, हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजूरियस टू हेल्थ, मतलब कि अगर बहुत ज्यादा फ्रॉस्टिंग होती है तो वो उस क्रॉप के लिए क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा मतलब कि इंजूरियस होती है, उसके लिए सुटेबल नहीं होती है। इसको यहाँ पे एटलीस्ट 210 जो फ्री डेज यहाँ पे फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं, मतलब कि ज्यादा यहाँ पर ठंड ना हो। 50 to 100 सेंटीमीटर इसको क्या चाहिए, इसकी ग्रोथ के लिए रेनफॉल चाहिए होता है। अ लाइट वेल ड्रेन सॉइल कैपेबल ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर इज आइडियली सुटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप। तो यहाँ पर क्या हमने बात करी थी कि अ लाइट वेट ड्रेन सॉइल, यहाँ पर लाइट वेट है, थोड़ा सा भी अगर उसको पानी मिलता है तो वो भी क्या, ये क्रॉप जो है अच्छे से यहाँ पे क्या होती है, कल्टिवेट होती है। तो इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए आपको ये बताना था कि इसमें से वो कौन सी क्रॉप है। अब देखिए, सब ट्रॉपिकल इन नेचर, अगर आप इंडिया का मैप देखते हैं तो आपको कैसा समझ में आता है, ये आपका इंडिया हो जाता है यहाँ पे, तो ट्रॉपिकल कंट्री तो इंडिया में आ जाती है। उसके बाद हमने बात की इसकी जो रेनफॉल है वो कितनी, 50 से 100। तो इसमें से कौन सा होना चाहिए, आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए,
आप लोग कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जिन लोगों ने कल इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है, आज वो लोग पहले वीडियो को पॉज करेंगे, देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। ओके अगर आपको नहीं पता है, नो इशू एट ऑल, आप क्या कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। आपके पास इतना बड़ा रिसोर्स है इंटरनेट, आपके पास जो भी यहाँ पर रिसोर्सेस अवेलेबल हैं आप उनका यूज करिए और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करते हैं। तो चलिए देखिए, हम बात करते हैं सब ट्रॉपिकल इन नेचर। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाता है कॉटन। ओके जो कॉटन है ये आपके सब ट्रॉपिकल रीजन में यहाँ पे ग्रो करती है। आइडियल कंडीशन क्या क्या है, इसका जो टेम्परेचर होता है 20 to 28 डिग्री को चाहिए होता है। ओके ये कॉटन इज नॉट थर्स्टी क्रॉप। कॉटन को आपको ना ज्यादा पानी देने की जरूरत है। ये आपका जो ड्राई रीजन होता है, एरिड एनवायरमेंट्स होता है, वहां पर भी क्या कर सकती है, आइडियली ग्रो कर सकती है। ओके रेनफॉल की बात करते हैं, इसमें 55 to 100 सेंटीमीटर आइडियल रेनफॉल होती है, किसके लिए, कॉटन के लिए। ओके और अगर बहुत ज्यादा, हाउएवर रेनफॉल ड्यूरिंग हार्वेस्ट इज हार्मफुल। यहाँ पे जो हार्वेस्ट टाइम पर अगर रेनफॉल हो जाती है तो वो उसके लिए क्या हो जाती है, कॉटन के लिए हार्मफुल हो जाती है। फॉस्ट फ्री डेज की हमने बात करी थी अभी कि एटलीस्ट 210 फॉस्ट फ्री डेज रिक्वायर होता है, किसके लिए, कॉटन प्रोडक्शन के लिए। सॉइल की बात करते हैं, फर्टाइल सलाइन सॉइल विद हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इज आइडियल। लॉमी सॉइल विद हाई कैल्शियम कार्बोनेट इज बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन कल्टिवेशन। ओके इंडिया क्या है, अब हम कुछ और देख लेते हैं, कॉटन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड एंड थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। इंडिया क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का और थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। जैसे कि हम यहाँ पर थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी हैं और उसी के साथ साथ हम यहाँ पर लार्जेस्ट कंज्यूमर भी हैं, किसके, कॉटन के। यहाँ पर टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से आपके, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। इंडिया इज द कंट्री टू ग्रो ऑल 4 स्पीशीज ऑफ कल्टिवेटेड कॉटन। यहाँ पर इंडिया में जो कॉटन की 4 स्पीशीज होती हैं, चारों स्पीशीज को हम क्या करते हैं, कल्टिवेट करते हैं। कौन कौन सी है आपकी, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे, जी आर्बोयम, हार्बिकियम, एशियन कॉटन जिसे हम कहते हैं, इजिप्टियन कॉटन एंड अमेरिकन अपलैंड कॉटन। यहाँ पर जो चारों स्पीशीज है इंडिया में क्या की जाती है, आपकी ग्रो की जाती हैं। नाउ इंडियाज कॉटन वुड बी नोन एज कस्तूरी कॉटन इन द वर्ल्ड कॉटन ट्रेड। यहाँ पर हमने देखिए बीटी कॉटन, हमने एक जो हाइब्रिड कॉटन है, अभी हमने एक आर्टिकल आया था कुछ दिनों पहले जिसमें हमने बात की थी किसकी, हाइब्रिडाइजेशन की। हम यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स है उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे थे। अभी हाल ही फिलहाल में जो बीटी कॉटन है उसको यहाँ पर ग्रो किया गया। इसी के साथ यहाँ पर क्या आता है, जो इंडिया है, इंडिया को अब कस्तूरी कॉटन के नाम से भी जाना जाता है। ओके और आई होप आपको अब यहाँ पर कॉटन से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर होंगी। तो आपका इसका राइट ऑप्शन क्या है, ए कॉटन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आप लोगों को दोनों क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कहाँ करना है, कमेंट सेक्शन में करना है। तो क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे गिवन है और इन स्टेटमेंट्स को देखते हुए आपको ये बताना है वेदर दे आर राइट और रॉन्ग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग एशियाटिक लॉयंस आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। जो आपके एशियाटिक लॉयंस होते हैं मेनली वो कहाँ पाए जाते हैं, सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं। क्या ये स्टेटमेंट आपकी सही है या गलत, ये आप लोगों को बताना है। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अ डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। अब देखिए सारे जो आपके वर्ड्स हैं, मतलब स्टेटमेंट उसमें लास्ट में ओनली है, तो आपको इसको ध्यान से रीड करना है। ओके इसको आपको बहुत ही अच्छे ध्यान से मतलब स्टेटमेंट्स को रीड करना है। सेकंड स्टेटमेंट है आपका अ डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। जो यहाँ पर डबल हम्प्ड कैमल होते हैं मेनली वो नेचुरली इंडिया में पाए जाते हैं। वन हॉर्न राइनोसॉर्स इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। क्या यहाँ पर जो वन हॉर्न राइनोस होते हैं, आपके राइनोसॉर्स होते हैं, वो नेचुरली सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है और कौन सा स्टेटमेंट आपके गलत है। आपके पास ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and 3 ओनली एंड 1, 2, 3। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पे अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की, है ना, जो बॉन्ड्स आपके कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। इसमें क्या है, एज देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी। क्या यहाँ पर कन्वर्टेबल बॉन्ड में क्या आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हैं, इक्विटी के बेसिस पर, यहाँ पे जो अगर लोअर रेट इंटरेस्ट है तो उस बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं, बॉन्ड को एक्सचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड द बॉन्ड होल्डर अ डिग्री ऑफ
इंडेक्शन टू राइजिंग कंज्यूमर प्राइस। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड द बॉन्ड होल्डर अ डिग्री ऑफ इंडेक्शन टू राइजिंग कंज्यूमर प्राइस। यहाँ पर अगर आपका कंज्यूमर प्राइस राइज होता है ना, आपका अगर सीपीआई अगर क्या होता है, कंज्यूमर प्राइसेस जो होते हैं अगर राइज होता है, तो उस बेसिस पर क्या आपके पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है कि आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका बॉन्ड होल्डर है तो उसमें वो एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होता है और कौन सा गलत, ये आप कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं हम आगे एडिटोरियल की तरफ। तो हमारा पहला एडिटोरियल है आज का, शेडिंग मोर लाइट ऑन द डेट डायलेमा। यहाँ पर डेट की बात की जा रही है। डेट की अगर हम बात करते हैं कोविड-19 के टाइम पर क्या होता है, जब आपका पेंडेमिक आता है तो हमारा जो डेट लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्रीज का स्पेशली आप देखेंगे बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब हम बात करते हैं किसमें, यहाँ पर टू टाइप्स के हम डेट यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एक होता है आपका फिजिकल डेफिसिट जिसको हम फिजिकल डेट भी कहते हैं, और दूसरा होता है आपका पब्लिक डेट। फिजिकल डेट क्या होता है, फिजिकल डेट हम ईयरली बेसिस पे इसको कंसिडर किया जाता है, इसको मेजर किया जाता है। फिजिकल डेट मतलब एक तरीके से हम यहाँ पर कितना उधार ले रहे हैं, मतलब ईयरली बेसिस पर क्या होता है, जैसे कि हमने किसी को उधार दिया और किसी से उधार लिया। जैसे कि फिजिकल डेफिसिट होता है, हम जब इम्पोर्ट क्या करते हैं, कम करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट हम कम करते हैं, तो इससे क्या होता है आपका फिजिकल डेफिसिट होता है ना। जब हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सामान तो हमने बहुत सारा मंगा लिया, बट जितना सामान हमें बेचना चाहिए था बाहर कंट्रीज में हमने उतना सामान नहीं बेचा, तो वो होता है आपका एक्सपोर्ट। तो इनके बीच का जो गैप होता है उसे हम कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। अब हम फिजिकल डेट की बात करते हैं। फिजिकल डेट आपका ईयरली बेसिस पर क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेट ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, हम उधार ले रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका फिजिकल डेट। पब्लिक डेट क्या होता है आपका, पब्लिक डेट की अगर बात करते हैं ये कंटिन्यूअस में होता है, मतलब कि आपका हर मंथली बेसिस पर कितना आपका यहाँ पे पब्लिक डेट, जैसे कि अगर आप काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें डेट कहीं ना कहीं से लेना ही पड़ता है। हमारे ऐसे काम होते हैं, हमारा जो रेवेन्यू होता है इतना ज़्यादा हम जनरेट नहीं कर पाते, तो हमें हमारे जो डेली बेसिस के जो काम होते हैं उनको करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होता है, डेट लेना पड़ता है। अब आप यहाँ देखेंगे, इवन बिफोर द कोविड-19 पेंडेमिक डेट लेवल वर अमंग द हाइएस्ट इन द डेवलपिंग कंट्रीज एंड इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमिक्स। द पेंडेमिक पुशेस द envelope further and relative to GDP, the fiscal deficit in the 2022 and 21 increased to 13.3% and the aggregate public debt is 89.6%. As the economy recovered after the pandemic, the deficit and debt ratio have receded to 8.9% and 85.7% respectively. हम कोविड-19 का टाइम देखते तो उस टाइम पर हमारा जो फिजिकल डेफिसिट था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। कितना हो चुका था, 13.3% हो चुका था, और जो आपका एग्रीगेट पब्लिक डेट था वो 89.6% हो गया था। आफ्टर पेंडेमिक हम देखते हैं हमारी इकोनॉमी ने थोड़ा रिकवर किया, बट स्टिल हमारा जो अभी भी फिजिकल डेफिसिट है वो कितना है, 8.9% है, ये हमारा प्रेजेंट का बता रहे हैं, और 85.7% क्या है, हमारा पब्लिक डेट है। अब देखिए डेट से क्या होता है, अगर ये उधारी हमारे लिए किसी भी कंट्री के लिए अच्छी नहीं होती है। अल्टीमेटली क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जब हम उधारी लेते हैं तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट किस पर पड़ता है, जो हमारी इसेंशियल एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि हमें हेल्थ पर फोकस करना चाहिए, हमें हमारी एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स है उन पर फोकस करना चाहिए। तो हम इन पर फोकस ना करते हुए हमारा जो पूरा ध्यान होता है कहाँ पर होता है कि हमारा जो डेट है, हमने जो उधार लिया है उसे हमें क्या करना है, रीपे करना है, चुकाना है। तो इससे क्या होता है, एक तरीके से देखिए वो आपकी जीडीपी में भी इंक्लूड होता है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करें, पैसा तो इंक्लूड हो रहा है, आपका बाहर आ ही रहा है, बट उससे क्या होता है आपकी ग्रोथ नहीं होती, सिर्फ जो सारा पैसा होता है हमारा जो हमने डेट लिया होता है उसी को रीपे करने में जाता है, और अल्टीमेटली वो इंक्लूड तो आपकी जीडीपी में होता है, बट इससे क्या होता है आपकी जीडीपी में तो ग्रोथ होती है, बट जो अगर हम ग्राउंड लेवल रियलिटी पर देखते हैं तो हमारी जो एक इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए उस ग्रोथ को हम पूरा होता हुआ नजर नहीं आता है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं इसकी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट आता है का आपका FRBM के थ्रू ये कहा गया है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, 60% से ज़्यादा यहाँ पे उसका जो डेट रेशियो है वो ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। इस 60% में 40% क्या कर सकती है आपकी सेंट्रल ले सकती है, और 20% यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है। ये किसने कहा है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू यहाँ पर प्रोविजन है कि आपका जो डेट होना चाहिए 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उस 60% में 40% आपका सेंटर का होना चाहिए और 20% किसका होना चाहिए, स्टेट का होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का। बट स्टिल हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा
टाइम मतलब कि जो ये डेटा दिया गया इससे भी क्या हो जाता है, हमारा जो डेट होता है वो आगे बढ़ जाता है। अब इसके क्या क्या पॉइंट्स हमने देखा गया, अगर देखिए किसी कंट्री में अगर हमारा डेट लेस होता है, कम होता है, तो इसका मतलब वो क्या है, कंट्री में क्या है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। यहाँ पर हम बात करते हैं, इसीलिए मना किया जाता है कि जो शॉर्ट टर्म डेट्स होते हैं, जो शॉर्ट टर्म हम लोन्स लेते हैं वो ना लिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जीडीपी में इंक्लूड होता है और आपका जो एक सिस्टम होता है फाइनेंशियल सिस्टम, उसको क्या करता है, हिंडर करता है उसकी ग्रोथ में। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि दस इवन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेट मे नॉट बी थ्रेटेंड इन द मीडियम टर्म, द कॉस्ट ऑफ कैरिंग हाई डेफिसिट एंड डेट टू द इकोनॉमी are heavy. First, on average, interest payment constitute over 5% of the GDP and 25% of the revenue receipts. अब आप देखेंगे जो हमारा इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए, अब इन पॉइंट्स को आपको नोट करना है। पहला पॉइंट क्या कहता है, हमारे डेट्स का क्या क्या डायलेमा है। अगर हम डेट डायलेमा की बात करते हैं, पहला क्या होता है, ये जो आपका डेट होता है, जो हमें ये इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, डेट तो आपका प्रिंसिपल तो है ही, साथ साथ में आपको इंटरेस्ट पेमेंट भी करना पड़ता है। तो ये जो हम 5% जो हमारे जीडीपी का इंटरेस्ट पेमेंट में ही जाता है और 25% जो रेवेन्यू से हमारा जो जनरेट होता है वो कहाँ जाता है, आपका इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पे, सेकंड क्या है, हाई लेवल ऑफ डेट मेक इट डिफिकल्ट टू कैलिब्रेट काउंटर साइक्लिंग फिजिकल पॉलिसी एंड कंस्ट्रेन द एबिलिटी टू ऑफ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू शॉक। यहाँ पर क्या करता है, जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, गवर्नमेंट को जो एबिलिटी है उसको यहाँ पर उनका जो पूरा टाइम होता है, मतलब कि जो पूरा उनका जो फंड होता है वो कहाँ चला जाता है, डेट को रीपेमेंट करने में ही चला जाता है। जो यहाँ पर गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट पॉलिसीज होती है, हेल्प, जैसे कि हमें हेल्थ सिस्टम पर ध्यान देना है, एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान देना है, इन पर फोकस करना है, इन पर फोकस नहीं कर पाते हैं। थर्ड इसमें बात की जा रही है, द डेट मार्केट इन इंडिया इज लार्जली कैप्टिव विद मेनली द कमर्शियल बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज पार्टिसिपेटिंग इन इट टू मीट द SRL रिक्वायरमेंट्स। अब कई बार क्या होता है, जैसे कि लोन की हम बात करते हैं, है ना, हमने डेट की बात करी, लोन की बात करते हैं। जब हम लोन लेने हम कहाँ जाते हैं, हम बैंक से लोन लेते हैं। अब जो आपका मान लीजिए ये SBI है, अब इस SBI से यहाँ पर गवर्नमेंट भी लोन लेती है, यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनी होती है वो भी लोन लेती है, पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज होती है PSUs वो भी लोन लेती है, इवन जो यहाँ पर इंडिविजुअल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, इस SBI से, इस बैंक से लोन लेते हैं। अब मान लीजिए SBI के पास सिर्फ 100 रुपीज है, या फिर आप मान लीजिए SBI के पास 1000 रुपीज है। अभी जो पूरे 1000 रुपीज का जो लोन है, मतलब SBI क्या कर रही है, अभी 1000 रुपीज का जो लोन है वो यहाँ पर ऑफर कर रही है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जो भी इंडिविजुअल है, इनमें से कोई भी क्या कर सकता है, यहाँ पर लोन ले सकता है। बट गवर्नमेंट ने क्या किया, पूरा लोन जो 1000 रुपीज का था वो पूरा लोन ले लिया अपना डेट को रीपे करने के लिए, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए। तो इससे क्या होता है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, इन्वेस्टर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, ये क्या कर पाते हैं, लोन नहीं ले पाते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारी इकोनॉमी होती है उस पर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। अब देखिए पूरा जो लोन है वो किसने ले लिया, गवर्नमेंट ने ले लिया। तो यहाँ पर एक तरीके से जो आपका क्राउड आउट इफेक्ट होता है, एक यहाँ पर होता है क्राउड इन इफेक्ट और दूसरा होता है आपका क्राउड आउट इफेक्ट होता है। तो इससे क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, लोन वाली जो कैटेगरी हो जाती है इससे यहाँ पर बाहर हो जाते हैं। और हमारे मार्केट में क्या होता है, यहाँ पर मतलब जो इनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए इन्वेस्टर्स का, वो पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर इसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट, फाइनली टुडेज इज बोरोइंग इज टैक्सिंग टुमारो एंड बर्डन ऑफ लार्ज डेफिसिट एंड द डेट विल हैव टू बॉर्न बाय द नेक्स्ट जनरेशन। यहाँ पर जैसे कि हम बात करते हैं, मान लीजिए अभी आपकी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया, लोन लिया, डेट लिया। अभी एक तरीके से बर्डन बढ़ता ही जाता है, डेट तो आपका इतनी जल्दी खत्म नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो फ्यूचर गवर्नमेंट होती है ना, जो फ्यूचर गवर्नमेंट होती है उनके ऊपर क्या होता है, बर्डन बढ़ता जाता है कि हमें क्या करना है। जो हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट थी उन्होंने ये डेट लिया था, अब उन्हें तो वो डेट तो रीपे करना ही होगा ना, कैसे भी करके, क्योंकि अभी ऐसा तो है नहीं कि वो फर्स्ट जब वो अपनी गवर्नमेंट फिर से अगर वो पार्टी में आती है, गवर्नमेंट में आती है, तो वो क्या करेंगे, अपना लोन पे करेंगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो ये लोन आपका होता है वो रीपे करना ही आपको पड़ता है, क्योंकि उसकी एक टाइम लिमिट होती है ना, कि हमने यहाँ पे 3 साल के लिए लिया या 4 साल के लिए लिया, 5 साल के लिए, कितने टाइम के लिए लिया, तो उतने टाइम में तो आपको उस लोन को पे करना ही होगा, आपका जो डेट है। तो उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। तो इसमें एक्चुअली लास्ट में यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो भी ये डेट है इसको हमें हमारा कम करना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट, आप लोगों ने देखा होगा, ज़्यादातर किस पर फोकस करती है कि हमें इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा, जो आपका फिजिकल एक्सपेंडिचर है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, है ना, जो हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हमें इसे क्या करना है, कम करना है ना। हमें यहाँ पर जो हमारा फिजिकल डेफिसिट उसको कंसोलिडेट करना है, हमारे फंड को कंसोलिडेट करना है। यहाँ पे जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि उसका क्या मिलता है एट द मतलब कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पर आपको इसका जो
इंटरेस्ट रेट, मतलब कि वो अगर आप 1 रुपये यहाँ पर खर्च कर रहे हैं तो उसका यहाँ पर 10 गुना बढ़कर आपके सामने आता है अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज द एससीओ इज अ सक्सेस स्टोरी दैट कैन गेट बेटर। अब यहाँ पर देखिए ये आर्टिकल किसके द्वारा लिखा गया है, चाइना, मतलब कि जो चाइना की एम्बेसी के जो मेंबर हैं उनके द्वारा ही लिखा गया। तो इसमें ऑब्वियस से बात है किसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया, मेनली चाइना के बारे में डिस्कस किया गया। अब इसमें देखिए यहाँ पे एससीओ की एक सक्सेस स्टोरी के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे एससीओ की आपकी क्या होती है, 4 जुलाई को मीटिंग होती है। इंडिया सक्सेसफुली होस्टेड द 23rd मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हमने बहुत सारी वेरियस आपके यहाँ पे डिक्लेरेशन साइन किए जाते हैं, जैसे कि इशू एंड स्टेटमेंट ऑन काउंटरिंग रेडिकलाइजेशन, एक्सपोर्टिंग कोऑपरेशन इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन समिट। यहाँ पर हमने ईरान को फुल मेंबरशिप भी प्रोवाइड करी है। इवन यहाँ पे जो बेलारूस है उसको यहाँ पे ऑब्लिक किया गया, उसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो मीटिंग होती है एससीओ की आपकी, वो यहाँ पर क्या होती है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल आपको नजर होती दिखाई देती है। बट स्टिल यहाँ पर क्या है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जैसे कि हम चाइना की बात करते हैं, एक तरीके से जो एससीओ है इंडिया के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए, क्योंकि इसमें आपका क्या है, चाइना, रशिया और पाकिस्तान, यहाँ पर आपकी तीनों कंट्रीज हैं। अब तीनों कंट्रीज के साथ जो हमारे रिलेशन है कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से हैं। चाइना के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। ओके, पाकिस्तान के साथ हमने देखिए कितने सालों से, जब से हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, यहाँ पर जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं, उसके बाद बातचीत यहाँ पर बंद हो चुकी है। इसलिए यहाँ पर देखिए ये एक ऐसा आपका प्लेटफॉर्म है जहां पर हमारा चाइना और पाकिस्तान और रशिया तीनों के साथ एक साथ क्या हो रहा है, इंगेजमेंट हो रहा है। आपके जो वेरियस अदर प्लेटफॉर्म है, जैसे कि हम बात करते हैं क्वाड की, ओके, क्वाड हो गया आपका, यहाँ पे G20 की हम बात करते हैं, वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशन से, जहां पर इंडिया का जो एंगेजमेंट होता है किसके साथ, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। अब जब हम एससीओ की बात करते हैं, अगर चाइना के पर्सपेक्टिव से देखें तो एससीओ क्या है, एक तरीके से अगर हम वेरियस इंटरनेशनल हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम यूएन की बात करते हैं, यूएनएससी की बात करते हैं, यहाँ पर किसकी हेजमनी होती है, आपकी जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यूएसए है, इनकी यहाँ पर हेजमनी होती है। आपका जो हम आईएमएफ है इसकी हम बात करते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर क्या कहा कि हम क्या करेंगे, अपना जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें बनाएंगे। हमने इसलिए ब्रिस्क में एक फंड को बात की कि हम उसे एस्टैब्लिश करेंगे, हम अपना खुद का यहाँ पे क्या करेंगे, फंड को जनरेट करने की बात की गई है। अब इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी बताए गए कि हमें क्या है कि चाइना क्या करना चाहते हैं, एक तरीके से द अचीवमेंट मैनिफेस्ट द कॉमन एस्पिरेशन ऑफ ऑल द कंट्रीज सो दैट देयर इज अ पीस डेवलपमेंट एंड विन विन कॉपरेशन। द एससीओ's लीडिंग एंड एग्जाम्पलरी रोल कैन हेल्प स्ट्रेंथन यूनिटी एंड कॉपरेशन, सीज डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड एड्रेस रिस्क एंड चैलेंजेस। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एससीओ में कि हम एक तरीके से न्यू एरा है, यहाँ पर हमारा जो एक प्रैक्टिकल कॉपरेशन, और अगर हम एक दूसरी जो मेंबर कंट्रीज हैं एक दूसरे का अगर सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर डेवलपमेंट किया जा सकता है, उसको रेजुविनेट किया जा सकता है। यहाँ पे बात की गई कि हम क्या कर रहे हैं, कंट्रीज के साथ कनेक्टिविटी को स्टैब्लिश कर रहे हैं। जैसे कि चाइना का यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें हम किसकी बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमारी जो कनेक्टिविटी इसको इनहेंस करना है। अब देखिए इस पर यहाँ पर जो आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इंडिया क्या इसके अगेंस्ट में है, क्यों अगेंस्ट में है, आप सभी को पता है कि जो हमारा आपका जो पाकिस्तान पीओके से यहाँ पर क्या कर रहा है, चाइना कनेक्टिविटी को स्टैब्लिश, आपका जो सीपेक है ना, जो सीपेक आपका प्रोजेक्ट है, तो इसके अगेंस्ट में क्यों, क्योंकि एक तरीके से क्या है, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कंट्री है, बट स्टिल वो क्या है, इंडिया का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है वो इंडिया का। आप वहां पर क्या कर रहे हैं, कनेक्टिविटी कर रहे हैं, वहां पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो एक तरीके से इंडिया की जो टेरिटोरियल सोवरेनिटी उसको वॉलेट किया जा रहा है, इसलिए इंडिया क्या है, बीआरआई प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में है। तो देखिए इसमें लास्ट में बस यही है कि चाइना ये कह रहा है कि चाइना इज कमिटेड टू वर्किंग विद इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड अदर पार्टनर्स फ्रॉम साउथ टू पुट इनटू एक्शन द ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव टू कंट्रीब्यूट टू वर्ल्ड पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो यहाँ पर इसमें इन्होंने ये कहा कि चाइना का ये कमिटमेंट है कि वो इंडिया के साथ काम करना चाहता है, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज के साथ यहाँ पे मिलकर काम करना चाहते हैं, जिसके कारण जो यहाँ पर चाइना का एक कमिटमेंट है, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव, हमने ये बात करी थी इनिशिएटिव्स की, इसके थ्रू हम क्या कर सकें, वर्ल्ड पीस, सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी को यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकें। तो ये चाइना का यहाँ पर क्या है, तो हम क्या करेंगे, अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री को रिस्पेक्ट करती है, उसके सिक्योरिटी को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, कॉपरेशन एस्टैब्लिश करती है, तो हमें इस चीज को परस्यू करना चाहिए। तो इस आर्टिकल में सिर्फ यही है कि एक तरीके से हमें जो वेस्ट की हेजेमनी है उसको यहाँ पर खत्म करना है, और
इवन ये भी बात की गई कि ओवर द नेक्स्ट 2 months साउथ अफ्रीका एंड इंडिया विल preside ओवर द ब्राजील एंड साउथ एशियन G20 रिस्पेक्टिवली. दिस विल द सिग्निफिकेंट मोमेंट टू शेप मल्टीपोलर वर्ल्ड. यहाँ पर हमें क्या करना है, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ना है. तो बस इसमें यही है कि यहाँ पर एक तरीके से क्या है, जैसे कि चाइना यहाँ पर किसको काउंटर करना चाहता है, यूएसए की तरफ है, और यूएसए काउंटर करना चाहता है किसको, चाइना को. इसीलिए आपके जैसे क्वाड जैसे हैं, ऑकस जैसे ये ग्रुप यहाँ पर क्या किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं. ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल अब क्लियर होगा. आगे बढ़ते हैं. अब देखिए यहाँ पर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आ गया, तो आपको इसको एक बार फिर से पढ़ लेना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर हो जाता है. ये क्या है, आपका एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. 2001 में इसको क्रिएट किया जाता है. 2001 में इसका जो चार्टर होता है 2002 में साइन होता है, और 2003 में ये क्या होता है, इनपोर्स होता है. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रेंथनिंग म्यूचुअल ट्रस्ट नेबरलीनेस अमंग द मेंबर स्टेट, प्रमोटिंग इफेक्टिव कॉपरेशन in politics, trade and economic research, technology and culture, enhancing ties in education, energy, transport, tourism, environmental protection, etc. तो ये क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं. यहाँ पे मेंबर कंट्रीज की बात करते हैं तो कौन कौन आ जाती है आपकी, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और अभी हाल ही प्रेजेंट में आपका ईरान भी क्या बन चुका है, फुल टाइम मेंबर SCO का बन चुका है. ये क्या होता है, जब USSR का डिसइंटीग्रेशन होता है 1991 में, हम देखते हैं जब USSR का डिसइंटीग्रेशन होता है, तो चाइना और रशिया मिलकर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है SCO, इसको यहाँ पर बनाते हैं कि आपका जो ये जो इंटीग्रेटेड आपकी जो नेशन जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनके साथ रिलेशन को बनाने के लिए इस जो भी एशियाटिक छोटे छोटे एशियाटिक नेशंस हैं उनके साथ रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एंड सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, सिक्योरिटी को इनहेंस करने के लिए इनके साथ मतलब कि इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया जाता है, बनाया जाता है. ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं. अब इस आर्टिकल में क्या है, मेजरिंग वेलबींग इन इंडिया. यहाँ पे वेलबींग को क्या किया गया है, हमारी डेवलपमेंट के साथ इंक्लूड किया गया है. अब इस आर्टिकल में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है. इसमें ये कहा जा रहा है कि देयर हैज बीन यूफोरिया ओवर इंडियाज इकोनॉमी एक्सेलरेटिंग टू 6.1% इन मार्च क्वार्टर. इसमें ये कहा जा रहा है, हम अगर इंडिया की इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमें उसमें कंटिन्यूसली क्या देखने को मिलती है, ग्रोथ देखने को मिलती है. एट प्रेजेंट हम देखेंगे अभी जो मार्च वाला आपका जो क्वार्टर था उसमें हमारी जो ग्रोथ रही है कितनी रही है, 6.1% रही है. बट इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आप ग्रोथ को देखते हैं, क्या यहाँ के लोग जितनी यहाँ पे ग्रोथ हो रही है उसके साथ साथ लोग खुश भी हैं, क्या सेटिस्फाई हैं लोग अपने इनकम से, अपने आप से. यहाँ पे जो एक तरीके से पहले थे सारी चीजें. अगर हम बात करते हैं काउंटर क्लेम्स फॉलोड इन क्विक सक्सेशन ड्रॉइंग अटेंशन टू फॉल इन प्राइवेट कंजप्शन, हाई इन्फ्लेशन, राइज इन पॉवर्टी एंड इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे आपकी यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उसी के साथ साथ आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आपका हाई इन्फ्लेशन भी हो रहा है, राइज इन पॉवर्टी भी हो रहा है, आपकी जो इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी है उसमें भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, राइज देखने को मिल रहा है. समझ में आया आपको, मतलब जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ तो हो रही है, हम कह रहे हैं कि आपकी इकोनॉमिक की ग्रोथ हो रही है, बट उसके साथ साथ आपकी जो यहाँ पे पॉवर्टी है उसमें भी ग्रोथ हो रही है. यहाँ पर जो वेल्थ इनइक्वालिटी है, इनकम इनइक्वालिटी है, उसमें भी यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है. इन्फ्लेशन यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका राइज हो रहा है. जो प्राइवेट कंजप्शन है उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, फॉल देखने को मिल रहा है. ओके, अब इसमें ये कहा गया कि क्या लाइफ का जो सेटिस्फेक्शन है वो इनकम के साथ इंक्लूड है, तो नहीं, इसमें बहुत सारी फैक्टर्स के साथ यहाँ पे इंक्लूड किया गया है. आप यहाँ पर इस पॉइंट को पढ़ेंगे. पहला आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम लाइफ सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं. ठीक है, जब हमारे पास स्टार्टिंग में जैसे कोई पर्सन यहाँ पे बहुत ज्यादा पुअर है, गरीब है, उसके पास बहुत ज्यादा पैसे आ जाते हैं, अब वो क्या हो चुका है, यहाँ पर रिच हो चुका है, तो कुछ टाइम के लिए वो क्या रहेगा, सेटिस्फाई रहेगा, खुश रहेगा. बट एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जब उसका जो लाइफ का जो सेटिस्फेक्शन होता है वो चला जाता है. क्यों चला जाता है, इसमें बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं. पहला फैक्टर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसमें एज इंक्लूड होता है, जेंडर इंक्लूड होता है, रिलीजन यहाँ पे इंक्लूड होता है, कास्ट इंक्लूड होती है ना. यहाँ पर आपकी जो लिविंग कंडीशन है, जैसे कि अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ पर आपकी कंडीशन कैसे है, वहाँ पर सारी फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं या नहीं मिल रही. अगर आप अर्बन एरिया में रह रहे हैं, अब जैसे हम अर्बन एरिया की बात करते हैं, आपके पास बहुत पैसा है, ओके, आपके पास कार है, सारी चीजें हैं, बहुत अच्छा है, सब कुछ आपके पास सब कुछ है. बट अगर आप रोड में निकलते हैं और आपके रोड में क्या है, मतलब कि गड्ढे ही गड्ढे हैं, तो क्या आप उस चीज से सेटिस्फाई हैं, आपके पास पैसा तो बहुत है बट फिर भी आपकी लाइफ में क्या सेटिस्फेक्शन नहीं है. ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, यहाँ पर गवर्नमेंट पर कितना आपका कॉन्फिडेंस है, कितना आपका रिस्पॉन्स है, उस चीज पर भी क्या पड़ता है, आपका लाइफ का जो सेटिस्फेक्शन है यहाँ पर इंक्लूड है. तो देखिए इस आर्टिकल में आपको कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें यही है कि आप यहाँ पर देखेंगे
कि व्हाट इज मिस्ड इन द डिबेट हाउएवर इज दैट इनकम इज अ नैरो मेजर्स ऑफ वेलबिंग। इनकम क्या है, वेलबिंग का एक छोटा सा एक मेजर है कि जहां पर हाँ वेलबिंग में इनकम का रोल होता है, बट यहाँ पर इनकम ही हमेशा सब कुछ नहीं होती लाइफ को सेटिस्फाई करने के लिए, एज आर्ग्यूड बाय अमृत सेन 1919 एंड ऑगस्ट डेटन एंड अदर्स। तो यहाँ पर इनके द्वारा डिफर किया गया, इनकम ही एक अल्टीमेट नहीं है जिसके थ्रू आप क्या कर पाए, वेलबिंग को मेजर कर पाए। ओके तो इसका जो आपका वेलबिंग का रिलेशन है वो किसके किसके साथ है, आपका एज के साथ इसका रिलेशन है, जेंडर के साथ, रिलीजन, कास्ट, आपका यहाँ पर अर्बन एरिया रिस्पॉन्डेंट जिस इनकम है उसके साथ भी यहाँ पर है, आपको ट्रस्ट एंड गवर्नमेंट यहाँ पर कैसे ट्रस्ट है उस पर भी क्या है आपका इंक्लूड है। अब यहाँ पर आपको इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा आपका यहाँ पर पॉलिटिकल आर्टिकल आ जाता है कि कब यहाँ पर जब ये गवर्नमेंट थी, एनडीए की गवर्नमेंट थी, तो यहाँ पर ये था, सिर्फ आपको यहाँ तक इतना पढ़ना था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इंडियाज राइस एक्सपोर्ट बैन इम्पैक्ट एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस मोस्ट। अब इंडिया ने क्या किया है, अपने राइस पर एक्सपोर्ट, आपका इंडिया का जो राइस एक्सपोर्ट है उस पर बैन कर दिया है। एनआरआईज हैव बीन रिसोर्टिंग, तो इसमें ये बता देखिए, अगर आप चार्ट देखेंगे, हम वेरियस कंट्रीज को क्या करते हैं, राइस को एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे नेपाल होगा आपका, मेडागास्कर, बेनिन, मलेशिया, यूएई, केन्या, सऊदी, कतर, ईरान, गाना, श्रीलंका, इवन यूएसए को भी हम क्या करते हैं, राइस एक्सपोर्ट करते हैं। बट यहाँ पर देखिए, अगर नेपाल और यूएसए को आप कंपेयर करेंगे तो नेपाल में हमारा जो एक्सपोर्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू यूएसए, बट स्टिल यहाँ पर हमने क्या किया है, जो आपकी एक क्वालिटी है ना, जो आपकी ये जो राइस है उसका जो एक पॉइंट है उसको क्या किया है, बंद किया है। आपकी जो होली मिल्ड राइस है, बासमती राइस और पैराबोलिक राइस है, उसका एक्सपोर्ट जो है उस पर रेस्ट्रिक्ट लगा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अभी जो हमारे यहाँ इंडिया की अगर आप सिचुएशन देखेंगे, यहाँ पे फ्लड आ रहा है आपका नॉर्थ इंडिया में, इसलिए जो कल्टिवेशन है वो शायद कम हो रहा है। इसी के कारण क्या हो रहा है कि हमने राइस पर जो आपका एक्सपोर्ट है उस पर बैन लगाया हुआ है। अब यहाँ पर देखें, अगर हम बात करते हैं तो इसका कुछ आपकी इमेजेस वगैरह हैं। एनआरआईज हैव बीन रिसोर्टिंग टू पैनिक बाइंग राइस इन यूएसए डिस्पाइट द कंट्रीज रिलेटिवली लो डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। अगर हम यूएस का देखते हैं, यूएस इतना ज्यादा आपका डिपेंडेंट नहीं है किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर, बट स्टिल मतलब राइस का जो अगर आप वो देखेंगे डिपेंडेंस इतना ज्यादा नहीं। आप नेपाल की बात कर लीजिए और यूएसए में आप इस चार्ट में देखिए, आपको क्लियरली डिफरेंस समझ में आएगा। बट स्टिल हम क्या देख रहे हैं कि यूएस में जो वहां का स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर्स है, वहां पे जो एनआरआईज हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो राइस उसकी होर्डिंग कर रहे हैं। इवन यहाँ पे जो स्टोर के मैनेजमेंट है उनको यहाँ पे क्या लगाना पड़ रहा है कि एक गैप लगाना पड़ रहा है कि पर फैमिली आप पर केजी यहाँ पर क्या कर सकते हैं या फिर राइस ले सकते हैं। इस तरीके का उनको कैप लगाना पड़ रहा है कि कोई भी यहाँ पर जो लोग हैं वो होर्डिंग ना कर पाए। ओके, द सडन रश फॉलोड द इंडियन गवर्नमेंट डिसीजन ऑन July 20 टू बैन एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती व्हाइट राइस टू इंश्योर एडिक्वेट अवेलेबिलिटी इन इंडियन मार्केट। तो यहाँ पर इंडियन मार्केट में राइस की जो एक तरीके से अवेलेबिलिटी है उसको इंश्योर करने के लिए क्या किया गया है, बैन लगाया गया है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जो आप देख रहे हैं एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो फ्लड जैसे सिचुएशन आ रही है, तो जितना यहाँ पर राइस को हमने सोचा था कि कल्टीवेशन होगा उतना नहीं हो पा रहा है, इसलिए क्या किया गया है, राइस पर बैन लगाया गया है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है 530 डिस्ट्रिक्ट्स रिपोर्टेड एज फ्री ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग सेंटर। यहाँ पर आपकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि जो 530 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो क्या हो चुके हैं, फ्री ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग हो चुके हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है, आप सभी इसके बारे में इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, आपको बहुत ज्यादा क्लियर होगी। मैनुअल स्कैवेंजिंग इज डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीमेंट फ्रॉम पब्लिक स्ट्रीट्स एंड ड्राई लैट्रिन्स, क्लीनिंग सेप्टिक टैंक्स, गटर्स एंड सीवर्स। तो यहाँ पर क्या होता है, मैनुअल स्कैवेंजिंग एक ऐसा आपका मतलब कि ऑक्यूपेशन था जिसमें यहाँ पर जो ह्यूमन एक्सक्रीमेंट होता है आपका, ड्राई लेट्रिन्स वगैरह सेप्टिक टैंक्स से उनको क्लीन करने का काम होता था, उनको रिमूव करने का काम मैनुअल स्कैवेंजर्स करते थे। ठीक है, ये फिर इसको क्या कहा गया, ये बहुत ही डीह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस था, है ना। मैनुअल स्कैवेंजिंग को एक डीह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस के रूप में इसको रिकॉग्नाइज किया गया, जिसके बाद से इसको प्रोहिबिट कर दिया गया, बैन कर दिया गया। इसके लिए आपका यहाँ पे एक्ट भी आता है, तो इंडिया इसको बैन करती है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013। यहाँ पर जितने भी मैनुअल स्कैवेंजर्स थे उन्हें यहाँ पे बैन किया गया और उन्हें रिहैबिलिटेशन का प्रोविजन भी प्रोवाइड किया गया, कि मतलब उनका क्या था, एक तरीके से ऑक्यूपेशन था। जो आपके लोअर आप देखेंगे मेनली इसमें यहाँ पे जो SC STs के जो लोग होते थे वो इन्वॉल्व होते थे, लोअर कास्ट के जो लोग होते थे वो मेनली इन्वॉल्व होते थे। तो उनको रिहैबिलिटेशन की भी जरूरत थी, क्योंकि अब उनका जो काम था वो तो खत्म हो चुका, उसको बैन कर दिया गया। तो उनको रिहैबिलिटेशन के लिए उनको बहुत सारे जो स्किल मैनेजमेंट प्रोग्राम है, एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो स्किल प्रोवाइड की जाती है, जिससे वो क्या कर सके, अदर फील्ड्स में काम कर सके। ओके, अब देखिए ये रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर, मणिपुर,
Telangana, Andhra Pradesh, West Bengal and Jharkhand are the among the states and union territories that have highest number of districts yet to declare themselves free of manual scavenging. अभी भी इन स्टेट्स में क्या है, हमें मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रैक्टिस होती हुई नजर आ रही है. वेरियस स्टेट में अभी हम देखेंगे, अभी पूरा डेटा आया था कि 3, अब देखिए मैनुअल स्कैवेंजिंग तो बैन है, बट स्टिल यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं अभी भी क्या है मैनुअल स्कैवेंजिंग में यहाँ पे इन्वॉल्व है. लास्ट ईयर आपका जो डेटा आया था उसमें 330 लोगों की भी जान जा चुकी है. किसके कारण? मैनुअल स्कैवेंजिंग के कारण. इन मणिपुर में अगर आप बात करते हैं 16 डिस्ट्रिक्ट है, इसमें से सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट ही क्या है मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्री है. मिनिस्ट्री का जो डेटा आया है अगर हम बात करते हैं, वाइल 100% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान such as Bihar, Rajasthan, Tamil Nadu and few other declared themselves to be free of manual scavenging. 15 to 20% of the districts have reported so in several states and union territories. तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे कि हम राजस्थान, तमिलनाडु की बात करते हैं, बिहार में यहाँ पर 100% जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो मैनुअल स्कैवेंजिंग से फ्री है. उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में अभी भी हाईएस्ट नंबर में मैनुअल स्कैवेंजर्स आपको देखने को मिलते हैं. ये 2018 का सर्वे यहाँ पे कंडक्ट किया गया था. ओके, 2 सर्वे यहाँ पे कंडक्ट किए गए थे, उसमें ये बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में आपकी क्या है हाईएस्ट नंबर ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स आपको देखने को मिलते हैं. ओके, अगर आप बात करते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग की, तो यहाँ पर क्या होता है, एक प्लान लेकर आता है, हमारी नमस्ते स्कीम भी आती है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम आता है. इसको 2022 में सेक्टर स्कीम के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है. इस स्कीम को जॉइंटली जो हमारी हाउसिंग अर्बन अफेयर्स है और इसका जो मतलब कि पूरा एम क्या है कि इरेडिकेट अनसेफ सीवर एंड सेप्टिक टैंक क्लीनिंग प्रैक्टिस. तो यहाँ पर हमें पूरी तरीके से ये जो सेप्टिक टैंक्स क्लीनिंग प्रैक्टिस है इसको क्या करना है, खत्म करना है. तो आपको ये नमस्ते स्कीम को भी क्या करना है, याद रखना है कि नमस्ते स्कीम किससे रिलेटेड है. तो आपको याद होना चाहिए मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड है. ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा. अब देखिए आप नमस्ते स्कीम के कुछ फीचर्स देख लीजिए. इसका आइडेंटिफिकेशन, नमस्ते इनविसाज आइडेंटिफाई द सीवर सेप्टिक टैंक वर्कर्स. इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी यहाँ पे सेप्टिक टैंक वर्कर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है. फिर उन्हें ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, उन्हें पीपी किट और एसएसवी ये सारी चीजें प्रोवाइड करना है. उन्हें यहाँ पर क्या करना है, जो सेफ्टी डिवाइसेस है सैनिटेशन रिस्पॉन्स यूनिट के द्वारा वो उन्हें असिस्ट करना है, उन्हें प्रोवाइड करना है. उनके जो हेल्थ इंश्योरेंस जो बेनिफिट्स हैं, है ना, आपका जो हम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर फैमिलीज को क्या क्या यहाँ पे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उन्हें आइडेंटिफाई करके इन सारी चीजों के बारे में बताना है, उन्हें अवेयर कराना है, ताकि क्या कर सके वो ज्यादा से ज्यादा इन सारी चीजों का बेनिफिट यहाँ पर ले सकें. ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं. हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है यूनेस्को इंडोर्स बैनिंग स्मार्टफोन्स इन स्कूल्स. यूनेस्को ने यहाँ पे क्या किया है, जो स्मार्टफोन्स हैं उसका स्कूल में बैन कर दिया कि हमें बच्चे जो है स्मार्टफोन का यूज कम करें. तो आप देखेंगे क्योंकि इससे क्या होता है, एक तरीके से जो एक नेगेटिव लिंक हो, अगर जो बच्चे हैं ज्यादा यहाँ पे एक्सेसिव यहाँ पे जो आपका स्क्रीन टाइम है उससे यहाँ पर लिंक होते हैं, तो चाइल्ड का जो एजुकेशन है और उनकी जो परफॉर्मेंस होती है, इमोशनल स्टेबिलिटी, उस पर यहाँ पे क्या पड़ता है, आपका फर्क पड़ता है, देखने को मिलता है. इसलिए ये कहा जा रहा है कि यूएन बॉडी ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2023 में ये टाइटल किया गया, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन अ टूल ऑन हुज टर्म हैज इंडोर्स बैनिंग स्मार्टफोन्स इन स्कूल इन सिचुएशंस वेयर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन डज नॉट इंप्रूव लर्निंग ऑफ इट इज वर्जन स्टूडेंट वेलबिंग. तो ये जो टेक्नोलॉजी का ठीक है इसका इन्वॉल्वमेंट हम देख रहे हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा भी हो रहा है, बट धीरे धीरे क्या कर रहा है, जो उनकी एबिलिटी है ना, और उनकी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है, परफॉर्मेंस है, इस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है. इसलिए उन्होंने क्या किया है, यूनेस्को ने स्मार्टफोन को बैन कर दिया है. ओके, तो आई होप आपको अब यहाँ पे ये क्लियर होगा. अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ. तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर कन्वर्टेबल वर्ड्स को देखते हुए हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स थी और हमें ये बताना था कि कौन से स्टेटमेंट हमारी सही है और कौन से स्टेटमेंट गलत है. पहली स्टेटमेंट थी, एज देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पे अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो यहाँ पर अगर हम बॉन्ड को चेंज करते हैं इक्विटी के साथ, तो क्या यहाँ पर जो आपके बॉन्ड्स होते हैं वो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही हो जाती है. दूसरा हम बात करते हैं, द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्डेबल द बॉन्ड होल्डर अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन ऑफ राइजिंग कंज्यूमर प्राइस. यहाँ पर देखिए आपकी जो गवर्नमेंट होती है उनके पास ऑप्शन होता है कि वो इंडेक्सेशन कर सकते हैं. मतलब कि इंडेक्सेशन का मतलब क्या हो, एक तरीके से कि जो आपकी जो इक्विटी है, इंटरेस्ट रेट है, उसमें यहाँ पे वेजेस वगैरह है, इनमें चेंजेस किया जा सकता है. तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है. तो आपका राइट ऑप्शन क्या होता है, बोथ 1 and 2. ओके, आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हैं.
Convertible bonds tend to offer lower coupon rate of return in exchange for the value of the option to convert the bond into common stock. तो यहाँ पर क्या है, जो रेट होता है उसको कम दिया जाता है, मतलब जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम भी कर दिया जाता है. तो इसमें इसलिए आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है, बोथ 1 and 2. ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर होंगी. सो आज के लिए इतना ही. मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी. अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब. सो दैट्स फॉर ऑल टुडे. थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन.